हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। वर्मा सेकंड रात के 10 बजे है और ये समय है बिग बुलेटिन का। जो कोरोना की संख्या है वो 2 लाख के पार पहुंच गई है और अब लग रहा है कि लॉकडाउन ही आखिरी हथियार बचा है। कहा यह गया था कि जब पहला लॉकडाउन लगा था तब ये कहा गया था कि ये तैयारियों के लिए है, और जब तैयारियों के लिए पहला लॉकडाउन लगा तो अब दूसरा लॉकडाउन किस लिए, ये सवाल उठ रहा है। और आज फर्रुखाबाद में भी 15 दिन के लिए रातकालीन कर्फ्यू लागू है। भाजपा संज्ञान देने में बड़ा विशेष स्थान रखती है। इस कर्फ्यू का नाम कोरोना कर्फ्यू रखा गया है भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री की सलाह पर। और कोरोना कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। फर्रुखाबाद में भी तमाम सी जो सेवाएं हैं वो बाधित रहेंगी इस दौरान, रात कर्फ्यू के दौरान। है कि जो स्थितियां हैं वो बिल्कुल बेकाबू होती जा रही हैं। आप कल्पना करिए कि एक लड़का, एक बेटा अपने पिता को लेकर के एम्बुलेंस में बैठा है, मास्क लगा है, उसके ऊपर ऑक्सीजन सिलेंडर लिए हुए और बारी की प्रतीक्षा कर रहा है कि अस्पताल में किसी की मृत्यु हो, एक बेड खाली हो, तब उसे अंदर जाने का मौका मिले, अस्पताल में बेड, उसके लिए बेड मिले। अस्पताल में बिस्तर नहीं है, जांचें नहीं हो पा रही हैं। और पाठक उन्होंने खुद लिखा है, खुद चिट्ठी लिखी है अपर मुख्य सचिव को और प्रमुख सचिव को स्वास्थ्य विभाग के कि स्थितियां बद से बदतर हो रही हैं, हाथ से निकलती जा रही हैं स्थितियां। उन्होंने खुद लिखा है कि सीएमओ दफ्तर में फोन नहीं उठता है, फोन अगर उठ भी जाता है तो कोई मदद स्थिति नहीं मिल पाती है, लोगों को एम्बुलेंस नहीं उपलब्ध हो पा रही है, भर्ती होने में 2-2 दिन का समय लग जाता है। चिट्ठी में अपर मुख्य सचिव को जो कोरोना की मार है वो कितनी भयंकर होती जा रही है उसका इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री और अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो खुद संक्रमित हो गए हैं। अब एक दूसरा इसका जो दूसरा पेज है वो ये भी है कि लग गया है नाइट कर्फ्यू, और कर्फ्यू की जो व्यवस्थाएं हैं वो सारी पुलिस द्वारा ही लागू होती हैं। लेकिन पंचायत चुनाव भी चल रहे हैं, इनमें प्रचार हो रहा है और रात में कर्फ्यू की स्थिति है, कोरोना कर्फ्यू की स्थिति है। और वो भी स्थिति हमने देखी है अभी 13 अप्रैल को कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अंबेडकर प्रतिमा पर थे, तब वहां कोरोना अधिनियम नहीं टूट रहा था। अगर फर्क में लगे थे और उनसे कम संख्या में थे तो कोरोना अधिनियम टूट रहा था और कार्रवाई हुई है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज। तीसरी चीज ये है कि जब पुलिस पर ही जिम्मेदारी है नाइट कर्फ्यू लागू करने की, तो अभी आज प्रथम चरण का मतदान हुआ है पंचायत चुनाव में। अभी 19, 26 और 29 ये 3 चरण के मतदान बाकी हैं और तीनों चरण में पुलिस फोर्स फरुखाबाद से भी जाना है। और जब पुलिस पहले और खास तौर से 29 की रात 29 को जब फरुखाबाद में मतदान होगा तो पुलिस फोर्स ग्रामीण क्षेत्रों में होगा, शहर क्षेत्र के थाने खाली होते हैं और उस स्थिति में इस कोरोना कर्फ्यू को लागू कौन कराएगा, कौन इसकी व्यवस्थाएं देखेगा, तो ये का मजाक बन करके रह गया है जो स्थिति अभी तक निकल करके सामने आई। अभी 3 पेज के पंचायत चुनाव के मतदान बाकी है, 19, 26 पुलिस बल को मतदान कराने जाना है। और देखिए स्थिति खराब हो रही है। आप सबने की जानकारी में आया होगा कि जो
जो पीठासीन अधिकारी हैं, मतदान अधिकारी हैं, वो संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन चुनाव बहुत जरूरी है। चुनाव की सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। चुनाव जो पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी उनका प्रशिक्षण चल रहा है। 17 तारीख से नामांकन शुरू हो जाएगा। आज प्रचार के लिए बहुत सीमाएं नहीं है। सीमाओं में भी जो जो जिस तरह से अलग अलग क्राइटेरिया रखे गए हैं दलों के लिए, वो भी साफ दिख रहे हैं। कोई बहुत क्राइटेरिया नहीं है कि प्रचार की क्या सीमाएं होंगी, क्योंकि प्रचार का खर्च निर्धारित है। प्रचार उतना होना ही होना है। और उसके बाद में कोरोना की स्थिति इतनी भयंकर होती जा रही है, जो कानून मंत्री जो आवाज है कट रही है कि मैडम। 2-2 दिन भर्ती कैंप लग रहे हैं, एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं है, जांच की व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही हैं। तो ये स्थितियां हैं। उसके बीच में चुनाव भी हो रहा है। फर्रुखाबाद में रातकालीन कर्फ्यू आज से लागू हो गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब कानून मंत्री जी ने चिट्ठी लिखी है, उससे एक दिन पहले ही गुजरात हाई कोर्ट ने भी वहां की सरकार व्यवस्था उठ रहा है। लोगों को लग रहा है कि अब वे भगवान भरोसे हैं। सवाल उठा है कि ये नौबत क्यों आई। यही सवाल है आज की डिबेट का कि ये नौबत आखिर क्यों आई। क्या बीते एक साल में जो स्वास्थ्य के इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसे बढ़ाने के जो दावे किए जा रहे थे, क्या वे हवाई थे? क्या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ा? व्यवस्था के बस की बात नहीं रह गई है। ये तमाम से सवाल हैं जो इस चुनाव के दौरान पड़ने वाले कोविड काल से हम बिल्कुल उसे घुमाकर कहेंगे कोविड काल के दौरान चुनाव नहीं, बल्कि चुनाव के दौरान जो कोविड काल पड़ रहा है, उसके दौरान जो कोविड काल पड़ रहा है, उसमें मैनेजमेंट क्या सरकारी व्यवस्था के बस की बात नहीं रह गई है। ये नौबत क्यों आ रही है, ये सवाल है आज के इस डिबेट के। और यही करा दें। आज भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर मुकेश सिंह जी है, पार्टी के वरिष्ठ नेता है, प्राचार्य डीएन कॉलेज के। अभिषेक बाथम जिला मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के। कांग्रेस से शुभम तिवारी हैं, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। रवीश द्विवेदी जी हैं, शहर कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष रहे हैं। अनिल मिश्रा जी हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, एमएलसी के प्रतिनिधि हैं। एक बड़ा पैनल जुड़ा है आज की इस महत्वपूर्ण डिबेट में। और इस डिबेट के माध्यम से चुनाव पड़ा है, ये स्थितियां बिल्कुल दिख रही हैं। जब कानून मंत्री ने को चिट्ठी लिखनी पड़ी है और जो मुद्दे उठाए हैं कानून मंत्री ने इस चिट्ठी में, वो वास्तव में रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। और स्थिति ये है, कल हम पढ़ रहे थे, हमारे एक संपादक जी हैं, उनके पिताजी का 2 दिन पहले कोरोना से मौत हो गई। उसके बाद में उन्होंने क्या क्या चीजें, लखनऊ के रहने वाले हैं, उन्होंने क्या क्या समस्याएं झेली हैं पिताजी की मौत के बाद। दाह संस्कार से लेकर अन्य जो संस्कार होते हैं उनको लेकर के उन्होंने लिखा है। उन सारी चीजों को, स्थितियां बहुत विकराल हो रही हैं। लखनऊ की स्थिति ये है कि ये स्थितियां है कि पिताजी के मरने के बाद में हमने सारी स्थितियां देखी हैं। तो ये बहुत दर्दनाक स्थितियां उभर करके सामने आ रही हैं, जिसके बाद में भी हमें चुनाव संपन्न कराने हैं। चुनाव की व्यवस्था में धीरे धीरे हम चतुर्थ चरण की से नामांकन शुरू होंगे, जिसके बाद में आगे की जो चुनाव प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी। और इस बीच में कोरोना पूरी तरह से मुंह फैला रहा है। अनिल गंगवार जी, क्या लग रहा है इस स्थिति में जो स्थितियां सामने आ रही हैं? कानून मंत्री पत्र लिख रहे हैं, फर्रुखाबाद में भी रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू हो गया है। क्या लग रहा है कि क्या स्थिति सरकार के और प्रशासन के हाथ से निकलती जा रही है? शेखर भाई, बड़े दुख की बात है कि आज यहाँ पर जो वर्तमान में सरकार है वो एक नारा देती थी कि एक निशान एक संविधान। आज वही सरकार कह रही है कि नहीं, एक निशान दो संविधान। आप देखिए इतनी भयंकर, आज मैंने अभी एक जगह पढ़ा कि तीसरी लहर अगर 16 तारीख को कोरोना की दौड़ गई तो 50,000 आदमी देश के अंदर रोज मरेगा और ये कोई संभाल नहीं पाएंगे।
ऐसी स्थिति में आप बंगाल का चुनाव देखिए, कर्नाटक का देखिए, इतनी भीड़ जहां कोई मास्क का कोई मतलब नहीं है, और यहाँ पर क्या है, पंचायत चुनाव है, सब चीजें बंद हो रही हैं, लेकिन पंचायत चुनाव नहीं बंद हो रहा है। आप सोचिए 27 जब 28 तारीख को पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी, तो जैसे एक ब्लॉक में यहाँ पर 76 ग्राम सभाएं हैं, तो एक एक जगह पर 4-4 बूथ हैं, और एक एक में 5-5 लोग होंगे। तो जिस समय वहां पर वो जो लोग आएंगे पेटियां और बस्ता लेने के लिए, आप सोचिए कितनी बड़ी भीड़ होगी वहां पर। पुलिस फोर्स होगा, अधिकारी होंगे, मतदान कर्मचारी होंगे, ड्राइवर होंगे, कंडक्टर होंगे। कैसे कोरोना का यहाँ पालन हो पाएगा? कितने लोग पॉजिटिव हो जाएंगे, कितने लोग मरने की स्थिति में चले जाएंगे। और सरकार कह रही कि नहीं, चुनाव तो बहुत जरूरी है। ऐसी स्थिति में बंगाल में आप खुद ही घूम रहे हैं, और हमारे मुख्यमंत्री को, पूर्व सीएम हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष को, सबको पॉजिटिव हो रहे, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं संभल रही है। कहीं ऑक्सीजन नहीं है, कहीं बेड नहीं है, लोग मरने के लिए छोड़ दिए गए हैं। ये तो हमें ऐसा लग रहा है कि सरकार चाहती है कि आधा प्रदेश खाली हो जाए, लोग मर जाएं, और तब तक हम नहीं मानेंगे। सरकार को तत्काल मैं मांग करता हूं कि कड़े कदम उठाने चाहिए, और यह जो पंचायत चुनाव हो रहा है तो तुरंत निरस्त कर देना चाहिए। जब परीक्षाएं टल सकती हैं तो ये चुनाव क्यों निरस्त हो रहा है? इससे कौन सी बड़ी आफत आ जाएगी कि काम नहीं चलेंगे? सब काम चलेंगे, लेकिन सरकार की मंशा मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि जनता को मारने के लिए बनी है या जनता को ठीक करने के लिए बनी। आप देखे रहना का, अगर कल तीसरी लहर आ गई तो किसी अस्पताल में जो लोग जमीनों पर पड़े होंगे और प्रदेश में हाहाकार होगा। वही स्थिति बन रही है, शमशान में जगह नहीं है, और उसके बाद में स्थिति वही बनती जा रही है। अभी पूरी स्थिति आपके सामने निकल करके नहीं आ रही है। जो चीजें सामने आ रही है वो रोंगटे खड़ी कर देने वाली है। शुभम तिवारी, कुछ चीजों छिपाया जा रहा है। अनिल मिश्रा जी देखिए वीडियो, आपको आ जाए। बहुत अच्छी डिबेट चल रही है, आपका चेहरा नहीं दिख रहा है। देखिए आपका चेहरा नहीं आएगा। हाँ नहीं, आप स्थान बदलिए, बेकार हो जाएगा सब। देखिए, मैं इस विषय पर साफ तौर पे पहले वो पल याद दिलाना चाहूंगा कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक रैली में कहा था कि कब्रिस्तान चाहिए या शमशान, कब्रिस्तान चाहिए या शमशान, लोगों ने कहा शमशान। अब देखिए साहब, शमशान का क्या नजारा जिस पर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और दुर्भाग्य देखिए आज जिस विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग मेरी बात को बहुत गौर से सुने, शायद राह बचा खून आपका भी खौल जाए कि जिस बात पर चर्चा स्वास्थ्य मंत्री को करनी चाहिए थी, जो बात स्वास्थ्य मंत्री को उठानी चाहिए थी, उस पर प्रदेश का कानून मंत्री बोल रहा है। यह है आपकी सरकार की सच्चाई, यह है आपकी सरकार की उदासीनता। दुर्भाग्य है इस देश का, इस प्रदेश का, कि जिस स्वास्थ्य मंत्री को इन सब व्यवस्थाओं पर बोलना चाहिए था उसको इंगित करा रहे हैं साहब ब्रजेश पाठक जी, जो कि कानून मंत्री हैं। वो आंकड़ा बता रहे हैं पूरा, वो उदाहरण देते हुए बता रहे हैं कि इतिहासकार योगेश प्रवीण का जिक्र करते हुए उन्होंने बोला कि उन्होंने स्वयं सीएमओ से बात की, एम्बुलेंस मुहैया कराने के लिए अनुरोध किया, लेकिन घंटों तक एम्बुलेंस नहीं पहुंची, समय से इलाज नहीं मिला, जिसकी वजह से इतिहासकार योगेश प्रवीण का निधन हो गया। ये बात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक जी कह रहे हैं। शर्म से डूब मरना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, जो अब तक जिस समय अस्पतालों में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और डॉक्टर मुहैया कराने चाहिए थे, वो अपनी छोटी मानसिकता में लगी रही है सरकार, और हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद में आज उसने देश को शमशान भेंट करने की तैयारी कर रखी है। मैं यहां पर इंगित कराना चाहता हूं कि जिस कोरोना को आदरणीय शेखर जी बोल रहे हैं कि कोरोना कर्फ्यू है, नहीं साहब, इस देश में एक ही नारा है, मोदी है तो मुमकिन है। इसलिए इस कर्फ्यू को भी मोदी कर्फ्यू नाम दिया जाना चाहिए, ज्यादा बेहतर होगा। पूछते हैं सब लोग ना कि ये क्या स्थितियां हैं, इसी को बोलते हैं पैरालाइज पॉलिसी। ये वो शब्द मैं दे रहा हूं जो भारतीय जनता पार्टी ने हमारी सरकार को दी थी, इसको बोलते हैं पैरालाइज पॉलिसी। आदमी मर रहा है अस्पताल के अभाव में, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री किसके प्रति जिम्मेदार हैं? सरकार के प्रति जिम्मेदार हैं। आंकड़े छुपा रहे हैं, जनता मरती है, मर जाए, वो सरकार के ऊपर लांछन नहीं लगने दे रहे। और कानून मंत्री बता रहे हैं कि 4 से 7 दिन लग रहे हैं कोरोना जांच में, 5 से 6 घंटे में नहीं पहुंच रही है एम्बुलेंस।
2-2 दिन तक सीएमओ ऑफिस से भर्ती पर्ची नहीं मिल रही है। कोविड अस्पताल में बेड की संख्या कम है। निजी पैथोलॉजी में कोविड की जांच नहीं हो रही। 17,000 किटें मांगी गई थी, 10,000 किट लखनऊ में मुहैया है। और एक बड़ी बात उन्होंने कहा है कि गंभीर रोगों से जो ग्रसित जो है पेशेंट हैं, जो नॉन कोविड है, उनको इलाज मुहैया नहीं करा पा रही है इनकी सरकार। ये सरकार की नीति और व्यवस्थाएं हैं जिस पर स्वास्थ्य मंत्री चुप है। और मैं पूछना चाहता हूं, कभी भारतीय जनता पार्टी के लोग यहां पर बैठे हैं, वो बोल देंगे ये कोरोना भी नेहरू जी की वजह से आया है, तो साहब मुझे जवाब दीजिए कि पंचायत चुनाव आपके लिए बहुत जरूरी है, लेकिन इस देश में पहले प्रधानमंत्री है मोदी जी, जो सबसे ज्यादा बोलने वालों में शुमार है। इस व्यवस्था पर क्यों चुप है साहब? इस व्यवस्था पर उनकी जुबान क्यों सिल गई है? क्यों देश के नाम को संबोधन नहीं कर रहे हैं? पश्चिम बंगाल में अब केस निकलना शुरू होंगे क्योंकि मीटिंगें खत्म हो गई। फर्रुखाबाद में, छोटा बहादुरपुर में अगर गैर भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे थे, उठा के कार्रवाई हो गई। भारतीय जनता पार्टी के लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं। दोनों में नियम बदलाव। ये कैसा कानून है साहब? ये कैसी सरकार है? ये तानाशाही कहीं ना कहीं देश को, जो मोदी जी ने कहा था ना शमशान देंगे, ये शमशान की तरफ बढ़ावा देने वाली है। और मैं अनिल कुमार की बात से सहमत हूं। स्थितियां होने वाली है, उसको नहीं लगता कि अगले जो है 1 महीने तक हम लोग की मुलाकात इसी तरीके से वर्चुअली होगी। मुझे नहीं लगता कि हम लोग मिल भी पाएंगे। इन स्थितियों को लेकर इस सरकार के नुमाइंदों को शर्म से डूब मरना चाहिए। मंदिर मस्जिद में आप लड़वाते रहे देश को, और वेंटिलेटर और अस्पताल की व्यवस्थाएं आपके पास नहीं है। धिक्कार है ऐसी सरकार को। रवीश द्विवेदी जी, भैया हमारी वीडियो कुछ नहीं आ रही है? आ रही सब आ रही आ रही है। चलिए ठीक है। ये साहब देखिए, ये जो है कर्फ्यू लगाया गया है, ये एक बहुत ही अजीबोगरीब गवर्नमेंट का स्टेप है। आप ये देखिए कि आज से साल भर पहले ट्रंप आए थे, उन ट्रंप के चक्कर में और महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट अपनी बनाने के चक्कर में लॉकडाउन नहीं लगाया गया था। उस देरी का परिणाम हिंदुस्तान की हमारी जनता ने भुगता था। करोड़ों हजारों आदमी जो है पैदल भागे थे घर से, और वही स्थिति आज पैदा करी गई है कि 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उनको देखते हुए और अपने उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव करवाने का जो निर्णय लिया गया है, उसी की वजह से ये भयावह स्थिति कोरोना की उत्पन्न हो गई है। गवर्नमेंट की आंखें बंद है। मुख्यमंत्री हमारा कोरोना से पीड़ित हो गया है, लेकिन उसको कोई चिंता फिक्र नहीं। उसे चिंता है तो खाली एक कि किसी तरीका से चुनाव हो जाए। चुनाव कराना चाहते हैं, आपकी सारी व्यवस्थाएं फेल हैं। जो पहले व्यवस्था आपने बनवाई थी, तमाम हॉस्पिटल खोले गए थे, एक फर्रुखाबाद में खोला गया था, एक फतेहगढ़ में खोला गया है L1-2, लेकिन साहब वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है। अगर मरीज पहुंच जाए तो वहां पर भर्ती नहीं हो पाएगा, वहां डॉक्टर ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। ये किस तरीके की गवर्नमेंट है बीजेपी की, जिसको इसकी चिंता नहीं है कि हमारे अपने हॉस्पिटल है, हमारा अपना डॉक्टर है, वो ड्यूटी नहीं कर रहा है। केवल क्या कर रहा है, वो अपनी प्राण बचा रहा है कि किसी तरीका से कोरोना से हम बच जाए। ये स्थिति पैदा कर रखी है इस बीजेपी गवर्नमेंट ने। मेरा तो यही कहना है कि ऐसी गवर्नमेंट को जो केवल चुनाव चाहती है, केवल अपना देख रही है, और कि रात का कर्फ्यू लगाया गया है, चुनाव चल रहे हैं, रात में लोग जा के 20-20, 50-50, 100-100 आदमी घरों में वोट मांग रहे हैं रात के 11-11, 12-12 बजे तक। कहाँ तुम्हारी पुलिस प्रशासन से, कहाँ तुम्हारा ये आदेश है? ये कोई कुछ नहीं है। केवल एकमात्र उद्देश्य है कि किसी तरीका से जनता मर जाए, हमारा चुनाव हो जाए। ये स्थिति है इनकी। अभिषेक जी जी भाई साहब बोलिए। बड़ा अच्छी दलीलें जो है समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के लोगों ने पेश की, पर इनको ये भी दलीलें लग रही हैं। सुन लीजिए, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपके ही नेता अनिल कुमार जी पहले राउंड में बोलने की आदत बंद करिए, पहले राउंड में बोलने की आदत बंद करिए। आपके ही नेता हैं माननीय अखिलेश यादव जी,
जो अभी 4 दिन पहले कह रहे थे चुनाव होना बहुत आवश्यक है, और आपके ही लोग कोर्ट जाते हैं, कोर्ट से आदेश कराते हैं कि आप पंचायत चुनाव करा लीजिए, नहीं तो अगर प्रशासक बैठ गए तो भारतीय जनता पार्टी इसका फायदा उठा लेगी। और आपको शर्म आनी चाहिए ये कहते हुए कि सरकार जो है चुनाव कराना बहुत जरूरी समझ रही है। आपको शर्म आनी चाहिए और जनता से माफी मांगनी चाहिए। कोविड का नियंत्रण करने की बात हो, चाहे चुनाव कराने की बात हो, चाहे कर्फ्यू लगाने की बात हो, चाहे लॉकडाउन करने की बात हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रकार की सरकार नहीं है। जनता के लिए काम करती है, जनता के साथ में है और जनता उसके साथ है। हाँ, अनिल मिश्रा जी बोल शेखर जी, वहीं से शुरू हो रहा हूँ यहाँ ये पहुंच गए। आती है सर में बहुत आती है, सत्ता पक्ष के एक एक काम पे शर्म आती है। सत्ता पक्ष हर मोर्चे के ऊपर जब फेल होता है तब भी शर्म आती है, लेकिन आज जो है आज इतनी शर्म आ रही है जहाँ लाशों के ढेर लगे हों, जहाँ जो है वो अपने लोगों की भावनाओं के साथ, लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा हो। और मैं एक और सवाल पूछ रहा हूँ मान्यवर, आप जो बेचते थे दवा दर्दे दिल, वो खुद अपनी दुकान बढ़ा गए। आज तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है कोरोना पॉजिटिव है, आइसोलेट कर लिया अपने को। क्या कारण रहा, क्या वजह रही? या तो उन्होंने जो है वो नियमों का पालन नहीं किया, मास्क लगाने से लेकर के 2 मीटर की दूरी का पालन नहीं किया गया उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, इसलिए कोरोना पॉजिटिव हो गए। अथवा वैक्सीन अगर लगाई आपने तो वैक्सीन प्रभावी नहीं रही तो आप कोरोना पॉजिटिव हो गए। आप जो सबको जो है पूरे व्यवस्था की देखरेख करे हो, पूरा प्रशासन और आपके इंतजाम में, आप तो मैं तो ये भी आरोप लगा रहा हूँ कि प्रशासनिक अधिकारियों के जीवन के साथ भी आप खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या आपको अंदाजा नहीं था? और आज के माहौल में जहां पूरा का पूरा एक दहशत का माहौल बन गया है, एक एक व्यक्ति के दिमाग में जो चिंताएं हैं, पूरा माहौल दहशत का है, आप कहीं से उसको दूर नहीं कर पा रहे हो। आपने जो है सबसे पहले जो गलतियां की थी पहले लॉकडाउन के दौरान, आपने अपने को जो है उन गलतियों से कोई सबक नहीं लिया। क्या वजह थी उस वक्त के ऊपर मैखाने खुलवा देने की? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार या केंद्र की सरकार राजस्व के मामले में इतना कमजोर हो गई थी कि उसने मैखाने खुलवा करके और बोलिए। देखिए, अभी मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जनों की बात सुनी है, तो मैं पहले आदरणीय प्रोफेसर साहब को बता देना चाहता हूं कि उन्होंने वो कहते हैं कि विपक्ष समर्थन नहीं करता, सहयोग नहीं करता। प्रोफेसर साहब, अरबों रुपया डकार गई है आपकी पार्टी कोविड के नाम पर चंदा लेकर जनता से, अरबों रुपया। अब आप सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, अरबों रुपया डकार गए हैं और क्या सहयोग चाहिए साहब? क्या किडनियां बिकवा देंगे सबकी? दूसरी बड़ी बात कि बड़ा शर्म आई मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की बात सुन के। एक मान्यवर तो बोलने से पहले खिसिया जाते हैं, उनकी भाषा शैली बताऊंगा यहाँ पर। उन्होंने दोनों प्रवक्ताओं ने एक भी शब्द अपने कानून मंत्री के बयान पर नहीं बोला। जिन कानून मंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेता को नंगा कर दिया है, सच्चाई बोल अपने स्वास्थ्य विभाग की स्थिति की खोल खोल उन्होंने प्रदेश सरकार एक नेता का एनालाइजेशन कर दिया है। अभिषेक जी, एनालाइजेशन कर दिया है आप लोग की ईमानदारी का। आई नो वेरी वेल, आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो जिस तरीके से आप अपने स्वास्थ्य के साथ खड़े होंगे, यहाँ पर दोनों प्रवक्ताओं से मैं निवेदन करता हूँ, इंसानियत के नाते बोलिए, जो 500 केस उसके नाते बोलिए। आपके कानून आपकी पार्टी बोली नहीं पा रही, वक्तव्य नहीं आता है। आज भाजपा के नेताओं को बोलना पड़ेगा, अगर वो ईमानदार उनकी पार्टी ईमानदार है
तो आज भारतीय जनता पार्टी के करी। अगर आप ये बोले तो मंत्री ने सही बात कही तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा, आपकी बात का स्वागत करूंगा। अगर आप लेकिन आप दिखाया है, गलत नहीं किया। ये डायरेक्शन देगी सरकार, प्रशासन कहेगी, कानून मंत्री कह रहे हैं, हमें बहुत रही है तबाही है भाई साहब। आगे बोलिए तो अनिल जी, जी 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 शेखर भाई, देखिए पहली बात तो ये है कि जैसे हमारे बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि अखिलेश जी ने जो है ये कहा कि चुनाव कराओ। देखिए जो विपक्ष में होता है वो आपकी विपरीत धारा में काम करता है, आपकी नीतियों में कमियां गिनाता है। जिस समय ये बातें हुई लोग कोर्ट गए, उसमें कोरोना की बात नहीं थी। फिर आप सत्ता में आप बैठे हैं, आप सत्ता के मुखिया हैं, निर्णय तो आपको लेना है। विपक्ष तो चाहता है आपको फेल करना, और आप सुनिए साहब, सुनिए अगर आप हमारी बात मान रहे हो, अपनी बात मान रहे हो तो अच्छी बात है, मानिए। और मानते मानते आप डूब जाएंगे। अखिलेश यादव जी एक कार्यक्रम में गए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में के साथ मारपीट होती है और फिर वही पूरे समाजवादी पार्टी का पूरा संगठन लग जाता है। आपको पता है आपकी पुलिस क्या कर रही है? कल का एक वीडियो देख लेना, बिलोरो से जा रहे थे रात में और पुलिस ने उनके उतार के सबको 6-6 लाठी मारी है, पहिया पकड़ा के। ये आपके पुलिस का कारनामा है। आप पुलिस का क्या करेंगे? पुलिस रोज पीट रही है। आप करें कानून व्यवस्था हमारी? कहाँ कानून व्यवस्था भाई? कोरोना में क्या चल रहा है? व्यवस्था फेल है, बस केवल यही लोग बैठे हैं भाई। सड़क अस्पताल के बाहर लोग पड़े हुए हैं, 8 घंटे बाद नंबर आ रहा है। अगर आपको सरकार नहीं दिला पा रहे हो भाई तो इस्तीफा दीजिएगा। इलेक्शन कमीशन उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उस पर कमेंट करिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यही निवेदन आपसे।